स्वागत करता हूं एक और बेहतरीन वीडियो जिसमें बात करेंगे हम इंजीनियरिंग फिजिक्स की। और जैसा कि थंबनेल आप देखकर आ ही चुके हैं, थंबनेल में आपने देखा हम यहां पर बात करेंगे यूनिट वाइज फार्मूलाज की। जो इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट वाइज फार्मूला आपको यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, उनकी आज हम यहां पर बात करने वाले हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आप न्यूमेरिकल पोर्शन को साइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं बात करूं लास्ट के 5 सेमेस्टर के पेपर्स की जो कि आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हुए हैं, तो उसमें हर एक पेपर में अगर आप ऑन एवरेज देखें तो 20 से 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल पोर्शन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स में बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन को साइड नहीं रख सकते, और किसी भी सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल तब तक नहीं किया जा सकता जब तक आप उसके फॉर्मूलों पर कमांड ना बना लें। तो आज हम उसी मजबूती के साथ कि हम इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट वाइज कोई भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए हम आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो वीडियो को पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और वो अपने सब्जेक्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स को एक मजबूती प्रदान कर सके। यानी कि अगर कहीं पर कमी रह गई है तो ये वीडियो उसको पूरा करेगी। ठीक है, वैसे हमने पूरी फिजिक्स अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। एक महा मैराथन 10 घंटे की है जिसमें आप पूरी फिजिक्स को यूनिट वाइज पढ़ सकते हैं अपने पीवाईक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि पीवाईक्यूज को टारगेट करते हुए वो वीडियो बनाया गया है यूनिट वाइज। आप अगर उस वीडियो को भी देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कहीं पर भी फिजिक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वहीं पर अगर ये फॉर्मूले वाली वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट में। तो उसके लिए आपको भी थोड़ा सा मेहनत करनी है, पेन कॉपी लेकर बैठना है, और जैसे जैसे मैं यूनिट वाइज फॉर्मूले बता रहा हूं वैसे वैसे आपको नोट करते चलना है, क्योंकि जैसे जैसे आप नोट करेंगे वीडियो को सुनते हुए आपके फॉर्मूले हैंड टू हैंड याद होते चले जाएंगे। और फिर जब आप उस महा मैराथन को देखेंगे 10 घंटे की, तो आपका सारा न्यूमेरिकल पोर्शन इतना स्ट्रांग होता चला जाएगा यूनिट वाइज कि आप खुद एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो चलिए उसको वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और वीडियो को तुरंत आप 5 से 10 सेकंड निकालकर शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना, और पहली यूनिट के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हम यहां पर लिख लेते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पर यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट के फॉर्मूलों की अगर मैं बात करूं यहां पर बच्चों, तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका आ जाता है कॉम्पटन इफेक्ट से। तो कॉम्पटन इफेक्ट के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर चेंज इन वेवलेंथ, क्योंकि आपका जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो चेंज इन वेवलेंथ ही आपका कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो चेंज इन वेवलेंथ अगर मैं बात करूं यहां पर क्या फॉर्मूला होता है, आप उसको डेल्टा लैम्डा से डिनोट करते हैं। डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू आल्सो राइट एज लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा h अपॉन m नॉट c, और ब्रैकेट में आपका हो जाता है बेटा 1 माइनस cos थीटा, cos फाई आप कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं। और चूंकि ये वेवलेंथ है तो एंगस्ट्रॉम में आप इसकी यूनिट लेकर चलेंगे। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप विशेष ध्यान रखेंगे जब आप किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो उसकी यूनिट आप जरूर लिख कर आएंगे। यहां पर जो h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, बेसिकली ये वैल्यू आपकी दी होती है। अगर नहीं दी हुई है तो आप इसको जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो याद कर लेंगे। और वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है अगर मैं आपको बताऊं तो होती है बेटा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, इसकी यूनिट होती है, ये आपको वैल्यू याद होगी। ठीक है, और अगर m नॉट की बात करें तो रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वैल्यू आपकी होती है 9.1 इंटू 10⁻31 की जी। ठीक है, और c तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? तो आई होप पहला फॉर्मूला जो कि आपका कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड है वो आपको क्लियर होगा, और इसमें जो वैल्यूज कांस्टेंट हैं वो आपको पता चल गई होंगी। थीटा वैल्यू वो है जिस पर आपका फोटोन स्कैटर्ड होता है, जिस एंगल पर आपका फोटोन स्कैटर हो रहा है आफ्टर द कॉलिजन, वो आपका थीटा वैल्यू हो जाती है। अब यहां से जो भी वैल्यू वो कैलकुलेट कराता है आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर ले जाएंगे। चलिए अब हम दूसरे वाले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। दूसरा टॉपिक यहां पर आप डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ते हैं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखें, और अगर आप टॉपिक पढ़कर भी आए हैं तो उसके डेरिवेशन में क्या देखते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में आपको वो फॉर्मूला मिल जाता है। तो हर एक फॉर्म को हम यहां पर लिखेंगे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर हम यहां पर लिखें तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी आपकी लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। तो h तो आपका वही हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट, p यहां पर मोमेंटम रहता है, और इसकी यूनिट जो होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि p इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, mv होता है। ठीक है, m किलोग्राम और v मीटर पर सेकंड ये रहता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p रहता है। अब इसकी फर्दर जो वैल्यूज हैं वो हम यहां पर लिखेंगे जो कि हमारे न्यूमेरिकल में काम आएंगी। लैम्डा ऑल्सो इक्वल्स टू h अपॉन mv, क्योंकि हमने p की वैल्यू रख दी है। ठीक है, इट्स ऑल्सो इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2me और कैपिटल E, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये E वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट फर्दर h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2mqv। ठीक है, देन फर्दर आप इसको कैलकुलेट करें अगर किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, देन h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3m/kT। क्लियर है? देन अगर फर्दर आप इसको लिखना चाहें तो h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m k इंटू ई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इतनी डिफरेंट फॉर्म्स में आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं। और अगर आप कांस्टेंट वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो लैम्डा ऑल्सो बिकम्स 12.276 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v, और ये हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम में। इज दैट क्लियर?
आई होप आप लोगों को यहां तक सारी जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यहां पर ये आप के देख रहे हैं ना, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बच्चों, और एम जो है मास ऑफ द पार्टिकल, यहां पर एम हमने मास ऑफ द पार्टिकल लिया है, एम ई जहां पर लिखा हुआ है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ये आपको ध्यान रखना है। और के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, वो क्या होता है, के ई इज इक्वल टू होता है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका किस में रहता है, ये आपका जूल में रहता है। और अगर यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें हम, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर देते हैं बच्चों, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो अगर जूल की यूनिट को आप डिवाइड कर दें चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी की यूनिट। तो आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। पेन कॉपी से अपने आप जरूर लिखते चलें, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें आप नोट करते चलें, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन आपको न्यूमेरिकल में नहीं होगा। इसके बाद आप यूनिट वाइज 3 से 4 जो न्यूमेरिकल है उनकी प्रैक्टिस कर लेना, गारंटी के साथ कहता हूं, न्यूमेरिकल का कॉन्फिडेंस आपका हाई लेवल पर हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिट नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट से आपको क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला, फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारा टॉपिक है, उससे भी आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट जो लास्ट बचता है यहां पर वो है आपका पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, जिससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। टॉपिक्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपका जो न्यूमेरिकल बनता है वो नेक्स्ट है आपका पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, जिसको आप आइगन वैल्यूज बोल देते हैं, या डिफरेंट लेवल्स पर एनर्जी की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं उस फॉर्मूले की हेल्प से। तो थर्ड जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एनर्जी, यानी कि डिफरेंट लेवल्स पर एनर्जी की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है तो वो ई एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर। ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द बॉक्स है। ठीक है, एम मास ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा, या फिर पर्टिकुलर कोई पार्टिकल दिया हुआ है तो उसका मास हो जाएगा। ठीक है, जब आपका पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में है, यहां पर जो यूनिट होगी वो जूल हो जाएगी। ठीक है, अगर आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता है तो आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड कर देंगे। अब जिस एनर्जी लेवल के लिए पूछ रहा है, ग्राउंड स्टेट पर पूछ रहा है तो एन की वैल्यू 1, फिर उससे नेक्स्ट पर पूछ रहा है तो 2, 3, 4, इस तरीके से ये वैल्यूज आप रखकर यहां पर एनर्जी लेवल पर डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हो जाते हैं, जिस पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आई होप यूनिट नंबर फर्स्ट के सारे न्यूमेरिकल के फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है, चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। देखिए बहुत ईजी है, आप आराम से थोड़ा सा एफर्ट करेंगे अपनी तरफ से और कोशिश करेंगे लिखकर देखने की, तो आपको यूनिट वाइज सारे फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड के फॉर्मुलास। ठीक है, अब यूनिट नंबर सेकंड की जैसे ही हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर सेकंड में सबसे पहले आ जाता है आपके छोटी वैल्यूज, जो कि आप 12th लेवल में भी पढ़कर आ चुके हैं। उनके बिना फर्दर आपको जो न्यूमेरिकल की डिजिट्स हैं उनको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट डेंसिटी की, जिसको आप जे से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जे वेक्टर के साथ आप सिग्मा ई यहां पर वैल्यू होती है, ये आप 12th लेवल पर भी पढ़कर आ चुके हैं। तो करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू सिग्मा ई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सिग्मा की यूनिट की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सिग्मा की यूनिट होती है सीमन पर मीटर। ठीक है, सीमन पर मीटर। ठीक है, और ई की वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। इज दैट क्लियर? आई होप ये दोनों आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे फर्दर हम बात कर लेते हैं। तो जब सीमेन पर मीटर हो गया, वोल्ट पर मीटर हो गया, और करंट डेंसिटी की यूनिट तो आपको पता ही है क्या होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाती है। तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसीलिए आपसे कह रहा हूं। चलिए अब इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हो जाता है वो है आपका इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप डी बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ई। ठीक है, एप्सिलॉन ई। अब ये क्या है, एप्सिलॉन ई है बेटा आपकी परमिटिविटी। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। तो मैं यहां पर साथ के साथ लिखता भी चलता हूं, ये है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, परमिटिविटी है, परमिटिविटी। ठीक है बेटा, और ई तो आपको पता ही है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? चलिए तो D इक्वल्स टू सिग्मा ई हो गया है, और सिग्मा की वैल्यू भी एक होती है अगर आप इसको रिलेटिव परमिटिविटी की फॉर्म में देखें तो सिग्मा ऑल्सो रिटन है सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा नॉट सिग्मा आर। ये जो सिग्मा है ये तो हो गया परमिटिविटी, सिग्मा नॉट जो है वो परमिटिविटी है इन फ्री स्पेस, और सिग्मा आर है रिलेटिव परमिटिविटी। इज दैट क्लियर? और सिग्मा नॉट की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं देन यू गेट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 सी पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी यूनिट हो जाती है किसकी, सिग्मा नॉट की। ठीक है, जिसको आप परमिटिविटी इन फ्री स्पेस बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप इस डी के फॉर्मूले को ऑल्सो रिटन एज डी इक्वल्स टू सिग्मा नॉट सिग्मा आर इंटू ई वेक्टर के साथ लिख सकते हैं। आई होप दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की बात करें और इसकी वजह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की बात कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाएगा आपका, मैं कलर चेंज करके यहां पर लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट करंट
डेंसिटी, यानी कि आपका एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो JD से आप इंडिकेट करते हैं, और करंट में क्योंकि डायरेक्शन होती है तो दैट मींस आप यहां पर वेक्टर की फॉर्म में इसको दिखा सकते हैं और वो हो जाएगा डेल D अपॉन डेल T। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, अगर आप इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी देखने को मिल जाती है। और ये वैल्यू जैसे ही आप यहां पर पुट करेंगे तो चूंकि ये दोनों कांस्टेंट है सिग्मा नॉट सिग्मा r, और ये हो जाएगा डेल E अपॉन डेल T। ठीक है, इस तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, जो कि वहां से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो आपका फॉर्मूला होता है H0 अपॉन E0, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट करने के लिए वहां पर न्यूमेरिकल में बोलता है, वो होती है H0 अपॉन E0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा नॉट अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ये आपकी वैल्यू यहां पर हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब फर्दर और इसको क्लासिफाई हम यहां पर कर लेते हैं। H0 जो है वो एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट रहती है। ठीक है, एम्पियर पर मीटर आपकी यूनिट हो जाएगी। म्यू नॉट जो है इसकी वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। देखिए इन वैल्यूज को आप जरूर याद रखेंगे, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा तो प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको ये वैल्यू भी याद होती चली जाएंगी। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वैसे तो 90% आपको ये वैल्यूज देगा, कांस्टेंट वैल्यूज प्रोवाइड कराता है, लेकिन अगर 10% नहीं दी तो फिर आपका आता हुआ न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इन कांस्टेंट वैल्यूज को भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मैं यहां पर बता रहा हूं तो दैट मींस कुछ ना कुछ इनकी इंपॉर्टेंस जरूर होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि हमें अगर कोई चीज तैयार करनी है तो कहीं पर भी उसमें ढिलाई नहीं करनी हमें कि हाँ हम इसको चलिए छोड़कर देख लेते हैं, ये तो दे ही देता है ना, तो आप उस चीज पर नहीं जाएंगे। इस वेबर पर एम्पियर मीटर की यूनिट को आप न्यूटन पर एम्पियर मीटर का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब अगर हम बात करें यहां से तो फर्दर आप इसको अदर फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे E0 इज ऑल्सो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2E, एंड वहीं पर H0 भी ऐसे ही इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2H आपका हो जाता है। तो ये आपका वोल्ट पर मीटर हो जाएगा और ये आपका एम्पियर पर मीटर हो जाती है वैल्यू। ठीक है, क्लियर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि बार बार इससे रिलेट करके आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल के लिए भी मैं बता देता हूं, PYQs पर बेस्ड एक 3.5 घंटे का बनशूट वीडियो बना हुआ है, आप उसको कर ले जाइए। न्यूमेरिकल भी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। देखिए मैटर सब है, बस आपको डायरेक्शन के साथ चलना है कि आपको एक्चुअल में किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है और किसको लाइटली लेना है, और उसके लिए भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज आपको बता दिए हैं, प्रोवाइड करा दिए हैं, और उसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी यूनिट का टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड फॉर्मूला था, क्योंकि सेकंड हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, म्यू बेसिकली यहाँ पर क्या है? म्यू है आपका परमिएबिलिटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर ये है परमिएबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। जो कंडक्टिंग मटेरियल है आपने यूज किया है उसकी परमिएबिलिटी क्या है वो म्यू नॉट बता रहा है, और म्यू नॉट है तो फ्री स्पेस में ये बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे जो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है वो है आपका कौन सी थ्योरम है? एनर्जी वाली, एनर्जी ट्रांसफर थ्योरम, एनर्जी फ्लो थ्योरम जिसको आप बोलते हैं, यानी कि पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम से S एनर्जी इज इक्वल टू E क्रॉस H आपको देखने को मिल जाता है, और यू कैन ऑल्सो राइट EH sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, दैट मीन्स यू गेट EH। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका पावर ट्रांसफर यानी कि जो कौन सी थ्योरम है? पॉइंटिंग थ्योरम है, उसकी वैल्यू हो जाती है पावर की। ठीक है, डायरेक्टली आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ये यूनिट हो जाएगी कैलोरी पर मिनट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप इसको जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड में लिखना चाहें तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी S इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 60 इंटू EH। जब आप सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, क्योंकि आप कैलोरी से किस में जा रहे हैं? जूल में जा रहे हैं। ठीक है, फिर आप मिनट से किस में जा रहे हैं? सेकंड में, और सेंटीमीटर से किस में जा रहे हैं? मीटर में। तो ये आपका मीटर स्क्वायर सेकंड में आपकी यूनिट हो जाएगी 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 60 EH। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। नेक्स्ट फॉर्मूला है, उसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं फिफ्थ नंबर पर, वो है आपका पेनिट्रेशन डेप्थ से, यानी कि जिसको आप डेप्थ पेनिट्रेशन बोल देते हैं, और इसको आप किससे इंडिकेट करते हैं? डेल्टा से। तो मैं लिख देता हूं पेनिट्रेशन डेप्थ, है ना? ठीक है, तो पेनिट्रेशन डेप्थ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2 अपॉन ओमेगा सिग्मा म्यू। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां पर म्यू आपको पता है क्या है? परमिएबिलिटी है किसकी? कंडक्टिंग मटेरियल की। इज दैट क्लियर? ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। चलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरीके से? अगर आप ओमेगा की जगह वैल्यू रखें तो ओमेगा होता है 2 पाई f, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देन यू कैन ऑल्सो राइट स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन यहां पर हो जाएगा पाई f सिग्मा म्यू। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन एक फॉर्मूला और इसका होता है, वो क्या होता है? वो होता है 2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ यहां पर हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन म्यू। इज दैट क्लियर? सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी को शो करता है। ठीक है, वो मैंने ऊपर लिखा था ना 7 पर मीटर, तो ये चलिए यहां पर नहीं, यहां पर लिख देता हूं शुरुआत में ही, ये है आपका कंडक्टिविटी। ठीक है,
जो आपका कंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी को शो करता है सिग्मा। इज दैट क्लियर? तो पेनिट्रेशन डेप्थ अगर आपसे कैलकुलेट कराई जाती है तो आप इस तरीके से डिफरेंट फॉर्मुलों से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या वैल्यूज वहां पर दी गई हैं। वैसे ही आपका म्यू भी आपका रिलेट कर लेता है म्यू नॉट म्यू आर से। ठीक है, क्लियर हुआ? रिलेटिव परमेबिलिटी से अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए वहीं पर पेनिट्रेशन डेप्थ के बाद एक क्वेश्चन आता है एटीन्यूएशन कांस्टेंट का, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एटीन्यूएशन कांस्टेंट। तो एटीन्यूएशन कांस्टेंट की अगर मैं बात करता हूं तो एटीन्यूएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है जिसको आप अल्फा बोल देते हैं, इनवर्सली होता है किसका? पेनिट्रेशन डेप्थ यानी कि 1/डेल्टा के। ठीक है, क्लियर हो गया? सिग्मा आपका कंडक्टिविटी है सीमेंस पर मीटर। ठीक, क्लियर? तो एटीन्यूएशन कांस्टेंट अगर आपसे पूछता है तो आप इस तरीके से यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेकंड यूनिट से यही फॉर्मूले आपके बेसिकली यूज होते हैं जब आप इस यूनिट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान आपको रखना है। तो बिना न्यूमेरिकल के मतलब बिना फॉर्मूले के आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हैं, वहां पर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 की। अब यूनिट नंबर 3 में क्योंकि लेंथी यूनिट है तो यहां पर फॉर्मूले भी क्या होंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले कुछ टर्म्स हम यहां पर लिख लेते हैं। स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्रिंजेस हम मानते हैं, या नंबर ऑफ न्यूटन्स रिंग हम मान लेते हैं। क्लियर है? वहीं पर एक कंडीशन होती है फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस कॉस आर आप हमेशा लेकर चलेंगे पार्ट डिफरेंस में, कॉस आर 1 के इक्वल। ठीक है, क्लियर? टी को हम मान लेते हैं, टी जो है वो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द फिल्म। जो फिल्म है आपकी, चाहे आप बेस्ट शेप थिन फिल्म ले लीजिए, चाहे आप दो पैरेलल थिन फिल्म ले लीजिए जहां पर इंटरफेरेंस आपको प्रोड्यूस कराना है, या फिर दोनों प्लेट्स के बीच में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के बीच में ले लीजिए, वो थिकनेस आप टी से इंडिकेट करते हैं। और म्यू जो है बच्चा, वो म्यू आपका क्या है? म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज दैट क्लियर? तो म्यू की वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आपके हो सकते हैं मीडियम के हिसाब से। क्लियर? चलिए अब इन कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से ही अब हम इनको जहां पर यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्या चीज है। ठीक, तो सबसे पहले आपका यूज होता है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं हेडिंग इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो थिन फिल्म में अगर हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं बच्चों, तो ये दो तरीके से आपको देखने को मिलता है, एक तो ड्यू टू द रिफ्लेक्टिव लाइट और एक ड्यू टू द ट्रांसमिटेड लाइट। वहीं पर थिन फिल्म में आपकी दो फिल्म होती हैं, एक पैरेलल और एक होती है वेज शेप। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखना चाहूंगा यहां पर पैरेलल शेप के लिए, तो पहले लिख लेते हैं फॉर पैरेलल थिन फिल्म, यानी कि दो फिल्म अगर आपकी पैरेलल में दी हुई हैं तो वहां से जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रहेंगी वो हम यहां पर लिखेंगे। पैरेलल का मतलब यह है कि इस तरीके से आपकी दो फिल्म रखी हुई हैं, जब लाइट एक फिल्म पर आकर टकराएगी तो वो आगे फर्दर इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। चाहे आप नीचे की बात कर लीजिए, चाहे यहां पर ऊपर बाहर की तरफ बात कर लीजिए, तो यहां पर आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। ये ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये ड्यू टू द इंटरफेरेंस ट्रांसमिटेड लाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना, और उसके लिए हम कंडीशन लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। इज दैट क्लियर? चलिए ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट अगर मैं यहां पर लिखूं कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो जाएगी? फॉर कंस्ट्रक्टिव पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चा? 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, और n की वैल्यू यहां पर बेटा 1 सॉरी क्योंकि प्लस माइनस में 0 1 2 3 इस तरीके से आप लेकर चलेंगे। क्लियर है? चलिए अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, देखिए ये मैंने n की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट लिखा है और दूसरी तरफ 0 n की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट आप लिख सकते हैं। वो क्यों लिख रहा हूं बेटा? अगर आप प्लस साइन का यूज करेंगे तो आपका 0 से वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आप माइनस साइन का यूज करेंगे तो वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी, और कोई डिफरेंस यहां पर देखने को आपको नहीं मिलता है। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है बच्चा? 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू कितना होता है? n लैम्डा। इज दैट क्लियर? यहां पर डायरेक्टली n की वैल्यू 1 2 3 ही रहने वाली है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट जब आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैलकुलेट करेंगे तो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू होगा 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। वहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी cos r जो है वो इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा के। क्लियर? वहीं पर अगर हम यही सिचुएशन लिखें ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट के लिए अगर हम ये कंडीशन लिखते हैं बच्चा, तो ट्रांसमिटेड लाइट के लिए फॉर कंस्ट्रक्टिव यानी कि आपको इंटरफेरेंस जो मिल रहा है वो अगर ट्रांसमिटेड लाइट की हेल्प से मिल रहा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, वहीं पर फॉर द डिस्ट्रक्टिव अगर मैं लिखूं यहां पर, तो मैं यहां पर इधर लिख लेता हूं फॉर डिस्ट्रक्टिव आपका पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू क्या होगा? 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। इज दैट क्लियर? और ये आप कई बार प्रूफ भी करने के लिए पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, वो सॉरी
डेरिवेशन पोर्शन में कि आप प्रूव कीजिए कि जो इंटरफेरेंस थिन फिल्म में आप ले रहे हैं पैरेलल थिन फिल्म में, वो ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट एक दूसरे का क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है या इनवर्स होता है। तो वो आप देख भी रहे होंगे, जो कंडीशन आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है रिफ्लेक्टेड लाइट में, वो डिस्ट्रक्टिव के लिए हो रही है ट्रांसमिटेड लाइट में, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है रिफ्लेक्टेड लाइट में, वो ट्रांसमिटेड लाइट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से एक जगह फॉर्मूले लिखे रहेंगे तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन हो गई है जब आपकी फिल्म कैसी है, पैरेलल है। अगर हम यहीं पर वेज शेप थिन फिल्म की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं सेकंड पार्ट जो है फॉर वेज, WEDGE, वेज शेप्ड थिन फिल्म, ठीक है, थिन फिल्म। अब वेज शेप का मतलब है नाग के फन की तरह, है ना। नाग का फन कैसा होता है, कुछ इस तरीके का खुला होता है ना आगे से। इस तरीके से अगर किसी एंगल पर आपने दोनों फिल्म्स को रखा हुआ है तब क्या कंडीशन आपको मिलने वाली है। देखिए यहां पर भी दो तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगी वैल्यूज फॉर द ड्यू टू, एक सेकेंड यहां पर मैं इरेज कर लेता हूं, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। पहले हम लिखते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। अब रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों मिलेंगे, तो आप लिखेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस। अब देखिए पार्ट डिफरेंस जब आपकी प्लेट्स थीटा एंगल पर रखी हुई हैं तो वो हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा। जितने एंगल पर आपकी प्लेट रखी हुई हैं वो एंगल ऐड हो जाता है, इज इक्वल टू फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट सिचुएशन वही रहेगी जो आपकी थिन फिल्म में थी पैरेलल, ठीक है। तो वो हो जाएगा बेटा 2n + -1 और ये हो जाएगा λ/2। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सेम एज इट इज फॉर डिस्ट्रक्टिव, अगर हम लिखें फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो पार्ट डिफरेंस आपका क्या है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा, वो इक्वल किसके होगा बेटा, n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट कंडीशन हो जाती है। अब अगर यहीं पर हम कंडीशन लिखें ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, तो आपकी यही कंडीशन क्या हो जाएंगी, इन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि उल्टा हो जाएंगी, ठीक है। ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट आपका फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। वहीं पर फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा, वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा, वो इक्वल हो जाएगा 2n + -1 और ये हो जाएगा बेटा λ/2 के इक्वल, ठीक है। क्लियर हुआ? तो सेम एज इट इज जैसे पैरेलल थिन फिल्म के लिए कंडीशंस थी वैसे ही वैसे थिन फिल्म के लिए हो जाएगी, बस आपका cos r जो है वो cos r प्लस थीटा बन जाएगा जितने एंगल पर आपकी प्लेट रखी हुई है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और इस तरीके से अगर आपके फॉर्मूले एक जगह पर लिखे होंगे तो आपके कंफ्यूजन के भी चांसेस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि आप एक साथ कंपेयर करके चीजों को लिख रही हैं, याद कर रही हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट जो है इस यूनिट का, न्यूटन्स रिंग। तो हम लिख लेते हैं थर्ड न्यूटन्स रिंग टॉपिक, ठीक है, न्यूटन्स रिंग। अब न्यूटन्स रिंग जो है बच्चों, इसमें आप फाइंड आउट करते हैं क्या, इसका रिंग का डायमीटर, और रिंग का डायमीटर फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट एज वेल एज फॉर द ट्रांसमिटेड लाइट दोनों के लिए आपको कैलकुलेट करना होता है। तो मैं दोनों कंडीशंस लिख लेता हूं। फॉर एक चार्ट देखिए यहां पर बनाऊंगा, इतना बेहतरीन चार्ट है कि आप उसको याद करके कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहने वाला है। फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट जब आप लिखेंगे यहां पर, और यहां पर लिखेंगे फॉर ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है, फॉर ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। यानी कि जब आपका रिंग्स रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से मिल रही हैं या फिर ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से मिल रही हैं तो आपका क्या डायमीटर होगा। और रिंग ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट दो तरीके की बनती हैं, ब्राइट या डार्क। सेम एज इट इज ट्रांसमिटेड लाइट के लिए भी ब्राइट या डार्क रिंग बनेगी। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कलर चेंज करके ब्राइट रिंग्स के लिए डायमीटर क्या हो जाएगा, और यहां पर लिख लेता हूं बच्चों डार्क रिंग, है ना, डार्क रिंग्स, ठीक है। डार्क रिंग्स के लिए क्या डायमीटर मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं अगर ब्राइट रिंग के लिए लिखता हूं डायमीटर तो DN फॉर द nth ब्राइट रिंग डायमीटर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट में यहां पर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2n - 1 और इनटू λr डिवाइडेड बाय यहां पर हो जाएगा म्यू है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। अगर वो वैल्यू दे देता है तो आप उसको पुट कर देंगे, अगर वैल्यू नहीं देता है तो इसको आप म्यू की वैल्यू को 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए वहीं पर डार्क रिंग के लिए डायमीटर होता है DN इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4n λr अपॉन म्यू, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आई होप फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों ब्राइट और डार्क रिंग के डायमीटर को आप समझ गए। अब जैसे ही आप ट्रांसमिटेड लाइट में पहुंचेंगे तो जो प्रोसेस आपने पीछे फॉलो किया है पैरेलल थिन फिल्म में और वेज शेप थिन फिल्म में, यानी कि इन्वर्ट हो जाती हैं चीजें, वैसे ही आप यहां पर देख रहे होंगे कि आपकी जो आउटपुट है वो इन्वर्ट हो जाती है। मतलब यहां पर फॉर द ट्रांसमिटेड लाइट nth ब्राइट रिंग का जो डायमीटर होगा वो क्या हो जाएगा 4n λr अपॉन म्यू। क्लियर है? और यहां पर डार्क रिंग के लिए डायमीटर हो जाएगा DN इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
2 ब्रैकेट में 2n-1 लैम्डा r और अपॉन में म्यू आपको देखने को यहां पर मिल जाता है बच्चों। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग दोनों के डायमीटर्स समझ गए होंगे, ब्राइट और डार्क रिंग के, और दोनों कंडीशन फॉर द रिफ्लेक्टेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड लाइट आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोगों को न्यूटन्स रिंग के जो डायमीटर हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं न्यूटन्स रिंग डायमीटर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद न्यूटन्स रिंग की एप्लीकेशंस आ जाती है, जिसमें आप वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं इस रिंग्स की डायमीटर की हेल्प से, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं इन रिंग्स के डायमीटर की हेल्प से। तो मैं यहीं पर वहां पर लिख देता हूं सारे फॉर्मूले। तो मैं ये तो आपका फॉर्मूला हो गया है, अब मैं फोर्थ टाइप का फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं बेटा, 4 नंबर यहां पर लिखकर। तो मैं लिखूंगा यहां पर वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट, वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट। तो सोडियम लाइट की वेवलेंथ अगर आप फाइंड आउट करते हैं, जो कि वेवलेंथ मतलब जो लाइट आप यूज कर रहे हैं न्यूटन्स रिंग को मेजर करने के लिए, उसकी वेवलेंथ अगर फाइंड आउट करें तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाता है बच्चों, dn प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस dn का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4pr। ठीक है, यहां पर dn प्लस पी क्या है, dn प्लस पी है n प्लस pth डार्क रिंग या ब्राइट रिंग का डायमीटर, dn क्या है, nth ब्राइट या डार्क रिंग का डायमीटर, p क्या है कि आप कितने शिफ्टिंग के साथ रिंग के डायमीटर को मेजर कर रही हैं। जैसे मैं सपोज बात करूं, एक 5th रिंग का डायमीटर ले लिया आपने डार्क रिंग का, और एक 10th डार्क रिंग का डायमीटर ले लिया है, तो 5th में से जब 10 आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 5। तो यहां पर जो p की वैल्यू है वो 5 हो जाएगी बच्चा। ठीक है, और r क्या है, r है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो आपने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है ना, उसका कर्वेचर कितना है, उसका रेडियस जो है वो कैपिटल R होता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला यहां से बन जाता है 5th नंबर पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपने यूज किया है लिक्विड, उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए तो वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि म्यू की वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, इज दैट क्लियर? ऑफ लिक्विड, यानी कि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू माना है, तो म्यू इज इक्वल टू बेटा डी n प्लस pth रिंग का स्क्वायर, यानी कि n प्लस pth रिंग के डायमीटर का स्क्वायर माइनस d nth रिंग के डायमीटर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है जब हम बात कर रहे थे एयर में, अपॉन। अब इसको हम उसी सेटअप को जब उठाकर ले गए किसी लिक्विड में, तब उनके डायमीटर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, अगर उस रेशो को हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो म्यू की वैल्यू आपको दे देता है। ठीक है, तो यू गेट dn प्लस p डैश का स्क्वायर माइनस dn डैश का स्क्वायर। ये डायमीटर्स हैं आपके, जब उस पूरे सेटअप को बिना डिस्टर्ब किए आप उठाकर ले गए किसी दूसरे मीडियम में, तब आपने जो डायमीटर मेजर किए उन पर्टिकुलर उन्हीं रिंग्स के, तो वहां पर ये डायमीटर आपको डैश की फॉर्म में मैंने यहां पर लिखकर दिखा दिए हैं, और ये यहां पर मैं लिख देता हूं लिक्विड। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड की वैल्यू मिल जाती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपसे म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कराता है न्यूमेरिकल में, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर ले जाएंगे। चलिए अब इसके बाद आपसे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ भी पूछी जाती है, क्योंकि वो पार्ट हो जाता है डिफ्रैक्शन का, तो हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। यहां पर ये न्यूटन्स रिंग से रिलेटेड सारे फॉर्मूले मैंने यहां पर आपको दिखा दिए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो अब कितने फॉर्मूले हो गए थे बेटा, 3 के बाद 4 5। ठीक है, तो मैं यहां पर लेता हूं फॉर्मूला नंबर 6, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की अगर विड्थ मैं यहां पर ले लेता हूं तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, देखिए विड्थ क्या होती है सेंट्रल मैक्सिमा की, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके से आपको मैक्सिमा देखने को मिलता है सेंटर पर, यानी कि जितना आपका लेफ्ट साइड है उतना ही आपका राइट साइड है। तो अगर ये हम r मान रहे हैं तो ये भी इधर r ही होगा, तो दैट मीन्स 2r आपका विड्थ रहेगी, और वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी 2f लैम्डा अपॉन a। ठीक है, अब ये 2r मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 2r ही आप लेकर चलेंगे, आप इसको x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, तो वो जस्ट डबल हो जाएगी जो आपने कैलकुलेट किया है, दैट मीन्स 2f लैम्डा अपॉन a। अब f क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, जो सेकंड लेंस आपने यूज किया है, फोकल लेंथ है आपकी किसकी, L2 लेंस की। ठीक है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, a क्या है, a है विड्थ ऑफ द स्लिट। ठीक है, a है विड्थ ऑफ स्लिट। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको e भी देखने को मिलता है, तो यू कैन ऑल्सो राइट 2f लैम्डा अपॉन e। ठीक है, या ऐसे करके लिख सकते हो आप, और जहां पर e क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से देख ले, a अगर विड्थ ली है आपने तो a हो जाएगा, e विड्थ ली है तो e हो जाएगा फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिल जाती है जब आप डिफ्रैक्शन पैटर्न मेजर करते हैं, तो उसका जो सेंटर है उसकी विड्थ अगर आपसे पूछी जाए तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमास, यानी कि जो नेक्स्ट मैक्सिमास आपको मिलेंगे प्रिंसिपल मैक्सिमा के अलग, उनको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा की अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पर, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, a sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस यहां पर मिलेगा आपको 2m प्लस 1, और ये हो जाएगा बेटा लैम्डा बाई 2। ठीक है, और यहां पर m की वैल्यू क्या है बच्चों, m की वैल्यू है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इज दैट क्लियर? चलिए 8th फॉर्मूले की अगर मैं बात कर लेता हूं तो वो है पोजीशन ऑफ द मिनिमा। पोजीशन ऑफ मिनिमास, यानी कि मिनिमास की पोजीशन अगर आप फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, a sin थीटा इज इक्वल टू
प्लस माइनस एन लैम्डा। अब ए साइन थीटा क्या है, ये पाथ डिफरेंस है सिंगल स्लिट की पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, हम सिंगल स्लिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्लस माइनस एन लैम्डा और एन की वैल्यू भी यहाँ पर 1 2 3 डॉट 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 रहने वाली है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं मिसिंग ऑर्डर की, जो कि इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से। मिसिंग ऑर्डर कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, तो वो लिखेंगे हम मिसिंग ऑर्डर। अब मिसिंग ऑर्डर वो होते हैं जब आप डबल स्लिट या उससे ज्यादा स्लिट के डिफ्लेक्शन पैटर्न को मेजर करते हैं, तो कुछ ऑर्डर मिस हो जाते हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू एन अपॉन एम, ठीक है। ए तो आपको पता है क्या है, बी क्या है, यहां पर बी है आपका सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, मतलब जब आप एक से ज्यादा स्लिट की बात कर रहे हैं तो उन स्लिट्स के बीच का सेपरेशन कितना है वो बी है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो आप बी यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिसिंग ऑर्डर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं 10th फॉर्मूले की, जो कि है ग्रेटिंग इक्वेशन, ठीक है, आप लिखेंगे ग्रेटिंग इक्वेशन। अब ग्रेटिंग इक्वेशन क्या है, a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब साइन थीटा a प्लस बी क्या है, a प्लस बी है आपका ग्रेटिंग एलिमेंट, ये a प्लस बी क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट है, क्योंकि आप एक से ज्यादा स्लिट की जब बात करते हैं तो वहां पर a प्लस बी आ जाता है आपके पार्ट डिफरेंस में, जहां पर ये आप a देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। और आगे ये पार्ट डिफरेंस को ही इंडिकेट कर रहा है, इज दैट क्लियर। तो यहां से आप ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, इसीलिए आप फॉर्मूला सीट तैयार करिए, फिर उस न्यूमेरिकल वाली वन शूट वीडियो को देखिए। गारंटी के साथ कहता हूं आपका रिजल्ट, आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर पहुंच जाएगा न्यूमेरिकल को लेकर, ठीक है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सही डायरेक्शन में चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी एग्जाम के ओरिएंटेड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, फॉर्मूला नंबर 11 यूनिट नंबर 3 का, ठीक है। क्या कह रहा है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा होती है, और इक्वल टू किसके होती है, स्मॉल n इंटू कैपिटल N की होती है। अब ये जो कैपिटल N है ये है नंबर ऑफ ग्रेटिंग लाइंस, मतलब जो स्लिट है आपकी, जो प्लेट है उसमें कितनी नंबर ऑफ ग्रेटिंग लाइंस हैं वो कैपिटल N है। स्मॉल n क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस है, मतलब किस ऑर्डर की फ्रिंज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और डी लैम्डा क्या है, डी लैम्डा है डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ, इज दैट क्लियर। चलिए यू कैन ऑल्सो राइट दिस फॉर्मूला a प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा इंटू एन, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो ये n की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर, जो ये n है ना, ये आपने यहाँ से कैलकुलेट किया है, और यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकाल के आपको दिखाऊं तो वो मिलेगी a प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, और यही वैल्यू उठाकर आपने यहाँ पर पुट कर दी है, इज दैट क्लियर। तो आई होप रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर लैम्डा की। ये जो लैम्डा है ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दो वेवलेंथ दी हो जाती है जिनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना होता है, उसी को रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू होता है दोनों का मीन, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई 2 आपका लैम्डा की वैल्यू हो जाती है। तो आई होप रिजॉल्विंग पावर भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैपिटल N क्या है, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रेटिंग लाइंस, स्लिट में कितनी नंबर ऑफ ग्रेटिंग लाइंस हैं वो कैपिटल N की वैल्यू है। ऑर्डर ऑफ ग्रेटिंग आपका स्मॉल n है, ठीक है, ये है ऑर्डर ऑफ, सॉरी ओवर ऑफ ग्रेटिंग नहीं, ओवर ऑफ फ्रिंजेस है ना, ओवर ऑफ फ्रिंज, कौन से ऑर्डर की फ्रिंज है वो आपका स्मॉल n हो जाता है, ठीक है। और डी लैम्डा जो है वो आपका लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 है। अब ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब लैम्डा की वैल्यू निगेटिव में नहीं रखनी है आपको, इज दैट क्लियर। तो आई होप यूनिट नंबर 3 के जो ये 11 फॉर्मूले हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसे जैसे आप लिख रहे हैं वैसे वैसे आपको ये लर्न भी हो रहे हैं, और इसको जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ये आपके फिंगर टिप्स पर हो जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी बेटा थोड़ा सा, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की, ठीक है। यूनिट नंबर 4 देखिए, कम समय में स्मार्ट स्टडी करना इसे ही कहते हैं कि आप इस तरीके से स्टडी करें कि आप कम समय में भी ज्यादा गेन कर लें, ज्यादा अचीव कर लें। अगर आपके पास ये फॉर्मूला सीट होगी ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं बेटा 10 मिनट आप इस फॉर्मूला सीट को दे दीजिए डेली बेसिस पर, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन तो आप गलत नहीं करके आएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन 10 मिनट आप रेगुलर बेसिस पर दें, कब, जब आपके एक जगह फॉर्मूले लिखे हुए होंगे, अदरवाइज आप पेपर ही पलटते रह जाएंगे कि इस यूनिट में यार ये वाला फॉर्मूला कहां है या कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस इसी में समय निकल जाएगा। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है, क्लियर हुआ। तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए, शॉर्ट नोट जब आप रिवीजन कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो कि एग्जाम के टाइम में आपका बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे होंगे ना तो यही फॉर्मूला सीट आपको देखिए कितना बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी। अगर आप 15 मिनट पहले भी फॉर्मूला सीट देख जाएंगे ना तो गारंटी के साथ एक न्यूमेरिकल तो आपका ऐसे ही सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करने से, अपने आप से लिख कर देखोगे तभी आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा बच्चों। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की, जिसमें आप ऑप्टिकल फाइबर और लेजर पढ़ते हैं। चलिए पहला फॉर्मूला जाना पहचाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल अपर्चर Na इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। कहीं कहीं पर आप इस n1 और n2 को μ1 और μ2 से भी देखते हैं, तो μ1 माइनस μ2 भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। n1 और n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर और क्लैडिंग का। Na क्या है, न्यूमेरिकल अपर्चर है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस की फॉर्म में लिखना चाहें तो n1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा लिख देंगे, और यहाँ पर ये जो डेल्टा है ये आपका है
n1 माइनस n2 अपॉन n1। यू कैन ऑल्सो राइट 1 माइनस n2 अपॉन n1, जिस तरीके से आप चाहें। जो वैल्यूज आपको दी होंगी वो सारी आप पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं पर दूसरा फॉर्मूला जो कि आप इसके एकमात्र डेरिवेशन में प्रूव भी करते हैं ये सारे फॉर्मूले, वो है आपका एक्सेप्टेंस एंगल। थीटा ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर। अब न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यूज आप यहां पर पुट कर सकते हैं, उन सब वैल्यूज को आप साइन इनवर्स के साथ कैलकुलेट करेंगे, देन यू गेट द एक्सेप्टेंस एंगल। इज दैट क्लियर? साइन इनवर्स n1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा, जो भी वैल्यूज आपको दी हुई है उसके हिसाब से आप वैल्यूज पुट करके यहां पर एक्सेप्टेंस एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन है क्रिटिकल एंगल, जिसको आप थीटा सी या फिर फाई सी से इंडिकेट करते हैं, वो हो जाएगा साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। इज दैट क्लियर? यानी कि क्लेडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर आप रेशो में लिखकर साइन इनवर्स ले लेते हैं तो वो क्रिटिकल एंगल आपका उस ऑप्टिकल फाइबर का बता देगा। ठीक है, चलिए। देन उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है आपका कट ऑफ पैरामीटर, या जिसको आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। तो मैं दोनों चीजें लिख देता हूं, कट ऑफ पैरामीटर का फॉर्मूला या फिर और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू बेटा 2 पाई स्मॉल a अपॉन लैम्डा और इंटू एन ए। ठीक है, आप एन ए की वैल्यू रख दीजिए 2 पाई a अपॉन लैम्डा, और एन ए की वैल्यू हम रख देते हैं n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यू कैन ऑल्सो राइट 2 पाई a अपॉन लैम्डा ब्रैकेट में n1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा। कोई सा भी फॉर्मूला जिस हिसाब से आपका दिया गया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपसे नंबर ऑफ मोड्स भी पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ मोड्स की अगर मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ मोड्स इज इक्वल टू हो जाएगा, जिसको आप लिखते हैं n से इंडिकेट करते हैं कैपिटल, वो हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपके नंबर ऑफ मोड्स हो जाते हैं। ठीक, आप इसको कैपिटल N या फिर m से भी डिनोट कर देते हैं, उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पैरामीटर्स m या n में कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्मूला, एटीन्यूएशन लॉस। इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका क्वेश्चन पूछा भी जाता है, एटीन्यूएशन लॉस। चलिए इसको समझ लेते हैं। एटीन्यूएशन लॉस का फॉर्मूला होता है अल्फा dB पर किलोमीटर। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा बच्चों माइनस 10 अपॉन L लॉग P आउट अपॉन P इन। ठीक है, तो ये dV पर किलोमीटर में, अगर आप L नहीं लिखते हैं तो वो dV में हो जाएगा। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, अल्फा अगर आप dV में कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा माइनस 10 लॉग P आउट अपॉन P इन। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस माइनस साइन से, कहीं कहीं पर उनको प्लस का फॉर्मूला देखने को मिलता है, तो चलिए वो भी मैं लिख देता हूं बेटा, और कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा जब हम यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए मैं माइनस नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 10 अपॉन L लॉग। अब अगर आप ध्यान से देखिए, जब ये मैंने माइनस हटाया है तो ये इंटरचेंज होंगे, P इन अपॉन P आउट देखने को आपको मिलेगा। बस ये आपका कंफ्यूजन रहता है बच्चों का कि कहीं पर लॉग में P इन अपॉन P आउट रहता है, कहीं पर P आउट अपॉन P इन रहता है। उसका रीजन है यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, अगर dV में भी लिखूं मैं तो dV में भी आपका ये 10 प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा लॉग, और ये हो जाएगा P इन अपॉन P आउट। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी बेटा किसकी? एटीन्यूएशन लॉस की। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से आप एटीन्यूएशन लॉस को फाइंड आउट करने वाले हैं। डीबी पर किलोमीटर में पूछा है तो डीबी पर किलोमीटर में कैलकुलेट कर लेंगे, और केवल डीबी में पूछा है तो आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में और जो रिमेनिंग इसके न्यूमेरिकल के, मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के फॉर्मूले हैं वो लिखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड फॉर्मूले आपके हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, सेकंड चैप्टर है लेजर का, तो उससे रिलेटेड आपका फॉर्मूला बनता है एनर्जी ऑफ द लेजर पल्स। अगर हम सबसे पहले बात करें एनर्जी ऑफ लेजर पल्स, तो अगर हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं लेजर पल्स की तो वो फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल्स टू एन एच न्यू। ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट, अगर यहां पर आप इस न्यू की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो एन एच सी अपॉन लैम्डा आप रखेंगे, और ये हो जाएगा जूल, यानी कि इसकी यूनिट कितना हो जाएगी? जूल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला नंबर 7, तो वो हो जाएगा रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ टू स्टेट्स। मतलब ये फॉर्मूला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ टू स्टेट्स एट टी टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है टी केल्विन में लिख देता हूं यहाँ पर, केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर? चलिए अगर आप यहाँ पर रिलेशन देखें दोनों पॉपुलेशन के बीच में तो वो हो जाएगा बेटा n2 अपॉन n1, क्योंकि रेशो आप निकाल रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, वो होता है e की पावर माइनस E2 माइनस E1, हायर ऑर्डर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी ऑर्डर अपॉन KT। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट e की पावर माइनस h न्यू अपॉन KT। ठीक है, क्लियर हुआ? यू कैन ऑल्सो राइट न्यू की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं तो e की पावर यहाँ पर हो जाएगा h c अपॉन लैम्डा KT। ठीक है, क्लियर हो गया? देन यू कैन ऑल्सो राइट n1 अपॉन n2। अब जब आपने इसको उल्टा कर दिया है तो ये जो पावर माइनस में है ना e की, ये प्लस में हो जाएगी बच्चा। बस ये आपको ध्यान रखना है, h न्यू अपॉन KT। कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, दोनों तरीके के फॉर्मूले मैंने आपको लिखकर दिखा दिए। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, फॉर्मूला नंबर 8, वो है इंटेंसिटी ऑफ फोकस्ड लेजर बीम, यानी कि लेजर बीम जहां पर फोकस हो रही है उसकी इंटेंसिटी अगर आपसे पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू बेटा पावर ऑफ लेजर बीम, पावर ऑफ लेजर बीम अपॉन एरिया। ठीक है,
वो क्या होता है, पावर ऑफ लेजर बीम है ना, वॉट है तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आप मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 9 फॉर्मूले की, ठीक है। तो चलिए मैं स्पेस है तो इधर ही लिख लेता हूं, है ना, मैं इसको इरेज कर लेता हूं यहां से, और 9th नंबर का जो है आपका ये हो जाएगा फॉर्मूला एंगुलर स्पीड ऑफ द बीम। तो आप लिखेंगे एंगुलर स्पीड ऑफ बीम, वो क्या हो जाएगी बेटा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी, यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल रहता है। डी क्या है, अपर्चर है यहां पर, ठीक है, अपर्चर, डी क्या है, अपर्चर है, ठीक। वहीं पर अगर आप इसको और फर्दर एक्सपेंड करें तो एक्सेल स्प्रेड अगर आप लिखें यहां पर, एक्सेल स्प्रेडिंग, ठीक है, तो एक्सेल स्प्रेडिंग की बात अगर हम करते हैं यहां पर, तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, ओमेगा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल डॉट डेल्टा थीटा, और इसका हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। वहीं पर एरिया की बात करते हैं तो एरिया ऑफ इमेज, जो आपका इमेज बनेगा किस पर, दीवार पर या जिस पर भी आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पर, वो किसके इक्वल होगा, एरिया उसका एफ डेल्टा थीटा के स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डी क्या है यहाँ पर, अपर्चर है, आगे एल क्या है यहाँ पर, लेंथ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है, लेंथ है, ठीक है, और एफ क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है, एफ है आपकी फोकल लेंथ, ठीक है। तो आई होप यूनिट नंबर 4 के भी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज थे, जो आपके डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज होते हैं कैलकुलेट करने में, जो टर्म्स वहां पर न्यूमेरिकल में कैलकुलेट कराई जाती है, वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज। मैं लिख देता हूं यहां पर यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो 3 से 4 फॉर्मुले हैं और उसी पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है जिस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है अगर आपका इस यूनिट से न्यूमेरिकल आ रहा है, वो है आपका HC ब्रैकेट में T इज इक्वल टू HC ब्रैकेट में 0 ब्रैकेट 1 माइनस T अपॉन TC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो पैरामीटर्स आपने लिखे हैं ये क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए TC आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है, H0C जो है ये सॉरी H0 है ना, H0 जो है ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, क्या है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, और HC जो है ये आपका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है एट T टेम्परेचर, क्लियर हो गया, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होगा, क्लियर हो गया। तो ये चीजें जो यहाँ पर यूज हुई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। T जो है वो टेम्परेचर है नॉर्मली, जिस टेम्परेचर की यहाँ पर ये क्रिटिकल फील्ड आपको दिया जाएगा, ठीक। चलिए दूसरे फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ। अगर करंट की वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो करंट ICT यानी कि क्रिटिकल करंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर HCT, ठीक है, ये आप यहां से करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आपका एम्पियर में हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर करंट डेंसिटी की बात करें यहां पर, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, IC उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना क्रिटिकल करंट है डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो क्रिटिकल करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, ICT अपॉन E, इज दैट क्लियर, और इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इज दैट क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक रिलेशन है जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनता है, वो रिलेशन क्या है, TC m की पावर 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब आपको एक सुपर कंडक्टर दे दिया, दूसरा सुपर कंडक्टर दे दिया, उनमें कंपेयर कराकर आपसे अगर टेम्परेचर पूछ लेता है, क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों का कोई से भी पर्टिकुलर एक मटेरियल के लिए, तो वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे फर्स्ट मटेरियल के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर दे दिया आपको और उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया, तो ये आप 1/2 रख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर TC 2 दे देंगे और फिर यहाँ पर M2 1/2 रख देंगे। अब यहाँ से जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहें वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर TC1 कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा बेटा M2 अपॉन M1, और ये दोनों वैल्यूज हो गई इसमें स्क्वायर रूट में, यानी कि 1/2 इंटू TC2 आपका यहाँ पर रहेगा। इस तरीके से आप जो भी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें वो अब कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब लास्ट फॉर्मूले की हम बात कर लेते हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स के भी और यूनिट नंबर 5 के भी, वो है आपका लैम्डा T, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर वेवलेंथ अगर आपसे पूछी जा रही है तो वो हो जाएगा एट 0 केल्विन क्या वेवलेंथ दिया हुआ है, ब्रैकेट 1 माइनस T अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर TC की पावर 4, और इसकी भी होल पावर बेटा माइनस के 1/2 आपको देखने को मिल जाएगी, इज दैट क्लियर। You can also write lambda 0 is equal to square root of m upon mu naught n E का स्क्वायर, इज दैट क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज थे जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज किए गए हैं और जो प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उनमें इनका यूज किया गया है। तो आई होप आप लोगों ने इस सेशन को, इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। जैसा कि शुरुआत में मैंने बोला था, पेन कॉपी लेकर आप बैठें और हर एक यूनिट वाइज फॉर्मुलों को नोट कर लें, तो आपने वो फॉर्मुले नोट भी कर लिए होंगे, क्योंकि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपको इतना एफर्ट करके हम मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसका रिजल्ट अगर नहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके एंड से प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी, आपको पेन कॉपी से यूनिट वाइज सारे फॉर्मुलेज लिखकर देखने होंगे। वो जैसे जैसे आप लिखेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 50 से 60% याद हो जाएंगे। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे 3 घंटे की, 3.5 घंटे की जो वो वन शूट वीडियो है, पूरे
फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की, तो आपको ये सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। जब आप डिफरेंट क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले बार बार यूज करेंगे तो आपके सारे फॉर्मूले क्लियर आउट हो जाएंगे और एक जगह लिखे हुए होंगे, तो आपको रिवाइज करने में भी आसानी होगी जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ये थंब वाला बटन आप प्रेस जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो को शुरुआत में शेयर नहीं किया था तो वीडियो को आप अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, शेयर कर दीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके और जो फिजिक्स का डर है, न्यूमेरिकल का जो डर है बच्चों के अंदर, वो कहीं ना कहीं उनका निकल सके ताकि उन्हें एग्जाम हॉल में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अच्छा चलते चलते मैं ये भी बता देता हूं बेटा, एक दो पैरामीटर मैं यहां पर नहीं बता पाया। ये m जो है आइसोट्रोपिक मास आपका दिया होता है ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, है ना। आइसोट्रोपिक मास है, ठीक है, जब आप सुपर कंडक्टर वाले न्यूमेरिकल करेंगे तब। ठीक है, लैम्डा यहां पर पेनिट्रेशन डेप्थ है। ठीक है, पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है, ताकि आप वहां पर न्यूमेरिकल करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये बताना जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।